एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि कल हमने मौर्य साम्राज्य को पूरा पढ़ लिया था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने हमारे भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना की थी। ये पहले ऐतिहासिक सम्राट कहे जाते हैं। ये पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने भारत के एकीकरण में योगदान दिया था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? फिर से वही जवाब। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो इट इज मौर्य साम्राज्य। देखिए, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो आपको मौर्य साम्राज्य ही लगा के आना है। इन ऑप्शनों में से मौर्य साम्राज्य ही उत्तर आएगा। इसके बाद जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो ये है विशाखदत्त। हमने याद भी किया था कि विशाखा दीदी के पास मुद्रा है। चलिए, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? हम सब पढ़ के आए हैं कि सेंड्रोकोटस और बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें इन्हीं का नाम है। सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोटस इन्हीं का नाम है। तो एक बार वापस से पढ़ लीजिए कि विलियम जोन्स ने क्या कहा है। पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। फिर एरियन और प्लूटार्क आए, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा। क्या कहा? एंड्रोकोटस। ए से याद कर लो कि एरियन ने एंड्रोकोटस कहा, जबकि जो जस्टिन है उसने इनको सेंड्रोकोटस जैसा चंद्रगुप्त मौर्य कहा। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की, अभी हमने पढ़ा। निम्न में से किसे सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो कौन करेगा? मेगस्थनीज करेगा। अच्छा, सॉरी सॉरी, ये जस्टिन जस्टिन इसका उत्तर आएगा। अभी हमने पढ़ा कि जस्टिन जो है सेंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। मेगस्थनीज नहीं है, होगा इसका उत्तर, जस्टिन आएगा, ठीक है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, सॉरी सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के। देखो यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे ऑप्शन पढ़ा करिए है ना अब भी। चलिए, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। सब पढ़ के आए हम लोग। चाणक्य अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। ठीक है। कौटिल्य की पुस्तक अनुसार किस विषय पर आधारित है? ये आर्थिक संबंध से रिलेटेड है, विदेश नीति से संबंधित है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से रिलेटेड है, धन संचय से रिलेटेड है। तो इसका उत्तर ई होगा कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि एक राजनीतिक किताब है। आपको जहां भी राजनीतिक जो है मतलब दिखे चीजें, वहां पर आपको टिक करना है, ना कि दूसरी चीजों पर। कौटिल्य एक का अर्थशास्त्र एक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है तो नहीं है। ये आत्मकथा है क्या? नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है? तो ये शासन का जो सिद्धांत है कि आपको राज्य कैसे चलाना चाहिए, वो सारी जानकारी इसमें मिलती है। निम्नलिखित में से किस राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा का सातवां अंग होता है? तो जो राजा होता है, निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य का सातवां अंग कौन सा होता है? हम सातों अंग पढ़ के आए थे और इसका उत्तर था मित्र, ठीक है। ये कौटिल्य ने सात जो है हमारे सिद्धांत तो दिए हैं, सप्त सिद्धांत दिया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? मतलब जो कौटिल्य है उन्होंने अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर अपने प्रकाश डाला है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही है? न्याय दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। 9 प्रकार के दासों की का उल्लेख दिया गया है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। मतलब क्या होता है, जो स्त्री जो दास बन चुकी है, अगर वो मालिक के साथ पुत्र उत्पन्न कर ले तो वो कानूनी तौर पर मुक्त मानी जाती है। क्या ये सच है? यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो इसमें उत्तर आएगा हमारा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, 1 और 2। क्योंकि उसको हक नहीं दिया जाता था, कानूनी हक नहीं दिया गया था कि अगर वो दासी से उत्पन्न कर रहा है पुत्र तो उसको कानूनी हक नहीं मिलता था। अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण के 65वें प्रकरण में दास कल्प अध्याय है। इसके अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता था। स्त्री दास को अपने मालिक से संसर्ग से संतान होने पर स्त्री और बच्चा दोनों को दासता से मुक्त हो जाने का प्रावधान था, परंतु बालक को पिता के पुत्र होने का कानूनी हक नहीं दिया जाता था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, हम पढ़ के आए हैं। किसके शासन में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के समय आया था। हमने देखा भी था कि इन्होंने जो चीजें मंगाई थी वो बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में
मिलता है। मतलब बिंदुसार ने अशोक शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीता और मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। तो इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो बुद्ध कोश की समंत प्रासादिका में किया गया है। अगर आपने इसको ऊपर नहीं पढ़ा हो तो आप इसको सिनॉप्सिस में ऐड कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि हमने ऊपर इस फैक्ट को नहीं पढ़ा है, तो इसको आप सिनॉप्सिस में ऐड करेंगे कि बुद्ध कोश की समंत पासादिका में, बुद्ध घोष की समंत पासादिका में जो है अशोक ने जो अवंती जीता है उसका उल्लेख मिलता है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंत पासादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का उपराजा या वायसराय था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, जबकि दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। मैं जो है आकार आई इसके हिंदी और इंग्लिश के जो नोट्स है हिस्ट्री के, वो मैं आज ग्रुप में डालूंगी, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उस पे। आप उससे एक बार डिटेल में भी मौर्य साम्राज्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई सारे फैक्ट ऐसे हैं जो नए पूछ ले जाते हैं। मोस्टली प्रोबेबली आपके 99% प्रश्न इस बुक से, जो हमारी घटना चक्र है उससे बन जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रश्न बाहर जाते हैं तो आप एक बार उसको, अगर आपको समय मिले तो आप आकर आईएएस के नोट से पढ़ सकते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। जो हमने पाटलिपुत्र में पढ़ा था तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि लकड़ी का ये बना हुआ था। ठीक है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र में स्थित बुलंदी बाग और कुम्भलहार में की गई खुदाई से चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को जाता है। हमने पढ़ के भी आए हैं कि स्पूनर महोदय ने क्या किया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके लकड़ी के महल की और बहुत सारे ऐसे भवन भी मिले हैं लकड़ी के अलग से भी। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र क्यों है, अभी पढ़ा हमने। प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का था बुलंदी बाग। प्राचीन स्थान किसका था? पाटलिपुत्र का था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की थी? तो इसका उत्तर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि देखो हम जो अशोक है वो तो कलिंग के बाद में गया था, लेकिन दक्षिण का जो भाग है वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन तथा तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थल में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है, अतः इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। मालवा गुजरात महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता था, तो इसका उत्तर आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के सांसद अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, तो इसका उत्तर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आएगा। ये हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं कि 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र यानी गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सिंचाई के लिए सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चलिए अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बहुत कम लोग, 3 से 4 लोग ही मेरे सवालों का उत्तर दे रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को उत्तर दीजिए जो मैं पूछ रही हूँ वीडियो में। तो उससे क्या होगा, आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। और सिनॉप्सिस बनाते चलिए, लास्ट में आपको जो टेंशन होगी कि भाई अब हमारा तो क्या होगा परीक्षा में, वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है अगर आप शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस बनाते चल रहे हैं तो। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है, तो ये हम अभी पढ़ के आए हैं। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध तथा अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो ये 305, इसका उत्तर आ जाएगा।
ठीक है, लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखा हो तो, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी सिंपल में ये बन सकते हैं। ये किसका है, तो ये जो है उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेख तथा स्तंभलेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, तो इसका जवाब अशोक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। हाँ ठीक है, चलिए ये हो गया। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो दूसरा अभिलेख है और 13वां अभिलेख है उसमें दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था, तो इसका उत्तर अशोक ने करवाया था। जरूरी चीजें ऊपर नहीं पड़ी थी, लिख लीजिएगा। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है क्या है, तो उसने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करी, जिसका अर्थ होता है देवताओं को प्रिय लगने वाला। तो ये चीज ये बताती है कि उसने हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है, तो ऐसा कौन सा महाग्रंथ है जो ये कहता है। दूसरा दीपवंश और महावंश हम पढ़ के आए हैं कि दीपवंश और महावंश में ये उल्लेख मिलता है कि तृतीय बौद्ध संगति जो है वो अशोक के समय हुई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो ये जो है पाटलिपुत्र में हम लोगों ने पढ़ के आए हैं। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो ये अशोक और बौद्ध थे। मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि दोनों दादा पोता जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। रज्जुक थे, ये मौर्य शासन में अधिकारी थे, हम अच्छे से पढ़ के आए थे ये चीजें। सार्थवा किसे कहते थे, तो व्यापारी के काफिले को कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो हमने कौन सा नहीं पढ़ा था। रज्जुक तो अभी हम पढ़ के आए, तो अभी आपको पता चल गया। बाकी ऐसा कौन सा अधिकारी है जो हमने नहीं पढ़ा था, तो इसका उत्तर होगा अग्रारिक, युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक हम पढ़ के आए हैं। अशोक के अभिलेख में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों पदाधिकारी है युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। अब देखो राजस्व वसूल कौन करता था, युक्त करता था, ठीक है। रज्जुक का काम क्या होता था, ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्राप्त हो गया। अब देखो युक्त और रज्जुक दोनों राजस्व काम कर रहे हैं, रज्जुक को बाद में न्यायिक अधिकार भी मिल गए। फिर आता है प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो ये अशोक ने करवाया, जो कि आज हमारा प्रतीक चिन्ह भी है। अब मैंने आपसे कल ये प्रश्न पूछा था, तो 3 बच्चों ने सिर्फ जवाब दिया था कि मैम ये यूपी में है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका उत्तर भी अशोक ही होगा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है, तो काक नाम इसका नाम था। भरूच का जो स्तूप है वो किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है, तो ये शुंगकालीन स्थापत्य का उदाहरण है। भरूच एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। भरूच स्तूप की पाषाण वेदिका और तोरणों का निर्माण शुंग काल में किया गया। सांची के स्तूप का परिवर्धन एवं सौंदर्यीकरण भी इसी काल में हुआ। अतः प्रश्नगत विकल्पों में भरूच का स्तूप सुंदर शुंगकालीन स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस स्तूप, देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमको मौर्य काल नहीं दिया गया है। बनवाया तो अशोक ने था भरूच का स्तूप, लेकिन उसमें जो भी चीजें ऐड की गई वो शुंग काल में हुई, इसलिए इस क्वेश्चन के अनुसार इसका उत्तर शुंग होना चाहिए। और अगर मौर्य होता तो हम मौर्य करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है, तो इसका उत्तर होगा सांची में मिलता है। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और जो श्रावस्ती है, तो इनका हमको मेल करना है, तो इसका उत्तर हम नीचे डायरेक्ट देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पे परेशान नहीं होंगे। इसका उत्तर सी होगा, क्योंकि इधर दिया हुआ है उसमें यहाँ इसी वीडियो में दिखाने में प्रॉब्लम आएगी। तो जो कौशाम्बी है वहां पर घोषिताराम मठ है, कुशीनगर में रानाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप है। चलिए, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे, किस मार्ग का अनुगमन किया था, हमने मार्ग का अनुगमन भी पढ़ के आए थे, तो इसका उसके ऊपर डी होगा। पहले वो लुम्बिनी गए, हमने याद भी किया था कि एल के, लुम्बिनी के बाद वो कपिलवस्तु गए, फिर जी, एल के जी गया गए वो, फिर वो सारनाथ गए, ठीक है। एल के जी, तो एल के जी हो गया, एल के जी क्लास होती है ना, तो एल के जी, फिर एस,
एस के बाद में फिर कुशीनगर के बाद में फिर से श्रावस्ती। तो LKGSKS, ठीक है, LKGSKS से हमको याद रह जाएगा। चलिए, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि ज्यादा मिलती है हमको, बाकी जो भी एक्स्ट्रा था वो हम पढ़ चुके थे। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? तो इसका उत्तर होगा शाहबाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो सबसे पहले हमको मिला है तो ये हमको प्राकृत भाषा में मिले हैं कि भैया जो प्राकृत भाषा है उसमें सबसे प्राचीन हमको शिलालेख प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो ये पत्थर की पट्टियों पर लिखा हुआ जो ब्राह्मी लिपि है उससे किया गया है। कार्य किसने कहा है? जेम्स प्रिंसेप ने किया है। ठीक है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने का सबसे पहला श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसके बाद फिर ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये भी जेम्स प्रिंसेप ही थे। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अधिकारी कौन था? देखो कितनी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले डिजाइफर किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निडर उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे तो ये खरोष्टी भाषा में प्राप्त हुए थे, हम पढ़ के भी आए हैं ये चीजें। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निडर उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्ठी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। दो अभिलेखों शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी है। देखो ये चीज हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी जो है उसकी ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी और सरेकुना की लिपि अरमाइक और ग्रीक है। ठीक है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है तो वो कौन सी जगह है? तो वो है हमारा अनुराधापुर। ये नया फैक्ट आया है कि पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से हमको चला है। कुछ स्थानों के अभिलेख से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है जिसके नाम इस प्रकार है: पिपरहवा, सोहगोरा और महास्थान। ठीक है, चलिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि में पढ़ा के लाई हूँ, अच्छे से मैंने लिखवाया भी था। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं लिपि जाती थी? तो ये वही उत्तर, सेम प्रश्न। जिस नाम से उल्लेख हुआ है तो प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी से मिला है हमको उल्लेख हमारे अशोक का। अपने अभिलेखों में अशोक साम्राज्य किस नाम से जाने जाते थे? तो ये प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अभिलेखों में किस शासक का नाम प्रियदर्शी और देवनाम मिला है? तो अशोक का मिला है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तक स्तंभों के बारे में गलत है? इस पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों पर क्षेत्र शुंडाकार है, स्थापत्य संरचना के भाग है। तो ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन अशोक के स्तंभों के संदर्भ में सही है। चलिए, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्रों के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? तो कंगन हल्ली में। देखो ये वाला भी नया फैक्ट हमको मिला है कि कौन सा ऐसा मूर्ति शिल्प है जिसमें अशोक का जो चित्र के साथ, प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक लिखा हुआ है, राजा अशोक लिखा गया है, तो कंगन हल्ली है। ठीक है, कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है जिसके नीचे रानियों अशोक, राजा अशोक लिखा है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हमको मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मास्की अभिलेख। हमने 3 से 4 ऐसे पढ़े थे जहां पर उसका नाम अशोक मिल रहा है: गुर्जरा, मास्की, नेतुर, उडेगोलम। देखो मास्क की, और ये लिखवाया भी था मैंने, आप इसको लिख लीजिए, मास्क की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम जो है वहां पर अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अशोक का अशोक नाम अभी हमने पढ़ा मास्क की। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम नामोल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा में हुआ है। अशोक का रुमिन दे जो मतलब स्तंभ संबंधित है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की, वहां एक शिला स्तंभ रुमिनदेही जो स्तंभ लेख है वो स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का बलि कर माफ कर दिया गया तथा भू राजस्व 1.6 से घटाकर 1.8 कर दिया गया। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ पर स्थित है? कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो भाब्रू स्तंभ है, हम अच्छे से इसको पढ़ के आए थे।
कालसी प्रसिद्ध है, तो कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के अभिलेख की एक प्रति कहाँ मिली है? तो वो कालसी में हमको मिली है। चलिए बताइए, ये बताइए आप लोग, इसका हो जाएगा, चलो ठीक है। धौली उड़ीसा में है, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश में है, जोगढ़ मध्य प्रदेश में है और कालसी कर्नाटक में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दो, केवल दो सही है। देखिए अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। धौली उड़ीसा में हम पढ़ के आए थे, एरगुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में है, जोगढ़ उड़ीसा में है और कालसी उत्तराखंड में स्थित है, अभी हमने पढ़ा है इसको। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से अशोक का नाम कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो इसका 12वां शिलालेख जो है वो सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की बात करता है। 12वां शिलालेख ये बताता है कि अशोक सारे धर्मों को इम्पोर्टेंस देता था। कलिंग युद्ध की जानकारी तो 13 किया जाता है, हमने पढ़ा था 13 नहीं, रुकिए 13 12 लगा दिया मैंने, 13 ठीक है। चलिए 13 किया जाता है, हम कलिंग युद्ध कर रहे थे, इसे याद भी करा था। विवरण हमको 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग का। चलिए सेम प्रश्न फिर से, किस शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो ये जो है इसका उत्तर हाथी गुम्फा अभिलेख हो जाएगा। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद राजा द्वारा कलिंग विजय प्राकर यहाँ से ले गई जिन प्रतिमा को खारवेल द्वारा वापस लाने का उल्लेख मिलता है। ध्यावत है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख प्राप्त होती है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो ये हमारा 12वां अभिलेख है, हम अभी पढ़ के आए हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है? तो अशोक, इसमें तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभिलेख मोस्टली अशोक ने ही लिखे हैं। ठीक है, चलिए। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं उनमें है दूसरा, 13वां बहुत चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको बताया था कि दक्षिण की जो जानकारी वो दूसरे और तीसरे में मिल रही है। निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? चौल, सत्यपुत्र, पांड्य, सातवाहन, तो सातवाहनों का नहीं हम पढ़ के आए हैं। टॉलमी फिडारेल पर किसके साथ अशोक के राज ने संबंध थे? कहाँ का राजा था? ये मैंने आपको बताया था, ये मिश्र का राजा है। मैंने आपसे कहा भी था कि इनको ट्रिक से आप लोग याद करेंगे कि भाई कौन सा राजा कहाँ का था। ये आपका काम है, ये मैं नहीं करा रही हूँ। मुझे मेरा काम जो मेरा है वो ये है कि मुझे जैन जो है 24 तीर्थंकर और जैनों की किताबें ट्रिक से याद करानी है, वो मैं कोई से भी वीडियो में कभी भी करा दूंगी। अशोक का समकालीन तुर में कहाँ का राजा था, या फिर मैं संडे को एक अलग से वीडियो बनाकर करवा दूंगी। अशोक का समकालीन तुर में कहाँ का राजा था? तो जो अशोक के टाइम में जो तुर में था वो कहाँ का राजा था? तो तुर में कहाँ का राजा था? तुर में हमारा जो था मिश्र का राजा था, तो ये रहा मिश्र। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के सुदूर देशों जैसे सीरिया मिस्र के साथ संबंध थे? तो मौर्य में अशोक के थे। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा। एक बार पूरे ऑप्शन पढ़ लेते। बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, तो एक से अधिक इसके उत्तर होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि ये पावंती पशुओं के वध पर थी। शिला नंबर पांचवा, पांचवा कैसे हो गया? हमने पहले का पढ़ा था, रुकिए। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। देखिए पहला लिख, अच्छा सॉरी सॉरी, देखो माय मिस्टेक, इस यहाँ पे नहीं यार, देखो प्रथम शिलालेख ही तो है। गलती कहाँ हुई? निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि पाबंदी पशुओं के वध पर थी। एक मिनट, आप हम पढ़ लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, कैसे ये हमारी गलती हुई। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संबंध में लेख इस प्रकार है। यहाँ कोई जीव मारकर बलि ना दी जाए, ना कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सहस्त्रों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग। इनमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता है, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वां स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद जीवों का वध निषिद्ध किया गया। अब देखो यहाँ पर उसने रोक लगाई थी और यहाँ पर निषिद्ध ही कर दिया, तो जो प्रश्न के अनुसार 5वां आना चाहिए था। ठीक है, कोई ना, हमारी छोटी सी गलती है ये। चलिए ठीक है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक सोहगोरा अभिलेख। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगोरा जो ताम्रपत्र अभिलेख है और बोगुरा जिला बांग्लादेश में से महास्थान अभिलेख है, उसकी रचना अशोक कालीन प्राकृत
भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्त्रोतों से होती है। चलिए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, तो क्या ये सही बात है? कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाला स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों सही है। और कलिंग विजय क्यों की गई थी? क्योंकि वो जो कलिंग है वो दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा कि एक तो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ये फैक्ट भी लिख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हो तो। चलिए, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? फिर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जो मेगास्थनीज था वो दूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मौर्य समाज का 7 भागों में वर्ग चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा? तो 7 भागों में बांटा। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? ये मेगास्थनीज कहता है कि हमारे भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन जो कौटिल्य है वो बताते हैं कि दास प्रथा थी और 9 प्रकार के दास हुआ करते थे। मौर्य समाज का विभाजन 7 भागों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो मौर्य समाज का जो विभाजन है वो 7 वर्गों में किसने किया है? तो मेगास्थनीज की इंडिका ने किया है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था, हम पढ़ के आए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो ये इंडिका है मेगास्थनीज की। निम्नलिखित में से कौन स्त्रोत मौर्य के, ये इसको है ना मैं हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न में ना व्यक्ति गलती कर देगा। निम्नलिखित में से कौन स्त्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन करता है? तो मेगास्थनीज की इंडिका करती है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो ये इंडिका था। चलिए, इंडिका का मूल लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था। फिर से क्वेश्चन, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। चलिए 106, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? कौन सा कार्य जो मौर्य काल से जारी है? तो जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण है वो हमने पढ़ा भी था कि जनसंख्या जो है वो तीसरे उसमें की जाती थी, जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब। और छठवें में क्या किया जाता था वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? ठीक है, इसका उत्तर जो है, चलिए इसमें कुछ गलती हुई है। मौर्यकालीन समाज साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। इसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई प्रांत थी। प्रांतों का विभाजन मंडल में, मंडल का विभाजन विषय में, विषय का विभाजन स्थानीय 800 ग्रामों का समूह में, स्थानीय का विभाजन द्रोणमुख में, 400 ग्रामों का समूह में, द्रोणमुख का विभाजन करवाटिक और खारवटिक में, और खारवटिक का विभाजन संग्रहण में किया जाता है। अब आपको क्या करना है इसमें, इसमें आपको ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे लिखना है, तो ये आपको चीजें याद रहेगी। ठीक है, प्रश्न क्या है इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे। चलिए, मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो साहित्य कला का विकास किया था, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन और हिंदू पुस्तक साम्राज्य था। तो इसका होना चाहिए ए, सी और डी, क्योंकि सोने के सिक्के कुषाण आके चलाएंगे। भाग और बलि थे, ये कर थे, तो ये राजस्व के स्रोत थे हमारे। मौर्य काल में जो भूमि कर है, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये सीताध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। ठीक है, मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वही भूमि पर कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमोई या एग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। ठीक है, शुल्क अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और व्यापार कर वसूलता था। काराध्यक्ष जो है खानों का था। ठीक है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय से है, हम पढ़ के आए थे ये तो। मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो कौन था? तो ये समाहर्ता था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य योगीन अधिकारी तोल माप का प्रभारी था? तो पन्नी पौतवाध्यक्ष। मौर्यकालीन पौतवाध्यक्ष जो था वो तोल माप करता था। पन्याध्यक्ष तो वाणिज्य विभाग का अधिकारी था। सूनाध्यक्ष, सूना सूना बूचड़ खाने में लगता है। पन्नी में वाणिज्य कॉमर्स का काम कर रहे हैं, और जो तोल माप का काम कर रहा है, वेट और मेजरमेंट का, वो पौतवाध्यक्ष कर रहा है।
मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये जो था ये मार्ग निर्माण से संबंधित था एग्रोनोमोई अधिकारी। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों के रखरखाव से संबंधित था। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा हमारा मार्ग निर्माण। पांकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो ये किसके लिए लिया जाता था? ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाता था। अगर आप सड़क पर कीचड़ फैला रहे हैं तो आपसे एक प्रकार का जुर्माना लिया जाएगा, जिसको पंकोदक सन्निरोधे कहा जाएगा। इसको लिख लेना, हमने नहीं पढ़ा है उसके ऊपर। एक मिनट पहले चेक कर लेते हैं ये कितना कितना बच गया है हमारा। चलिए, बहुत सारा नहीं बचा है अभी तो, 136 है। चलिए आज कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो फिर हो जाएगा ना, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, अपलोडिंग में दिक्कत आती है। चलिए, तो एक काम करूँ क्या कि मैं यहाँ यहीं रोक देती हूँ, क्योंकि फिर अपलोडिंग में दिक्कत आएगी और आज वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा 10 बज जाएंगे कम से कम। तो चलिए आगे का जो है हम वो कल करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपना जो रिएक्शन है वो ज़रूर दीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ, क्योंकि जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो इट फील्स गुड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।